Hello everyone, very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you are watching Wing Se Quran. So dear students, welcome back to Wing Se Quran. As you know that we have started a video series on Indian polity. इंडियन पॉलिटी पे हम एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि JKSSB के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी के जो जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ में कवर किया जाए। जिस तरह से हम VLW का एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो या फिर प्रेम्बल हो या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हो। तो 11 वीडियोस हैं एंड उसमें कंप्लीट पढ़ाया है मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एंड बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसी तरह से और भी SSB के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इंडियन पॉलिटी के जनरल टॉपिक्स जितने भी हैं सबको कवर करेंगे। फिर चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, SSB हो, SSB हो, SSC हो, JKPSC हो, तो आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है क्रैक हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन जाके पढ़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना होगा एंड यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस में जा सकेंगे। तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की क्या मीनिंग है, क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, किस तरह से अमेंडमेंट होता है एंड कितने तरह के अमेंडमेंट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट होता क्या है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए फॉर्मल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होती है एंड तब हमारे पास थे देयर वर 12 पार्ट्स, देयर वर 8 स्केड्यूल्स एंड देयर वर 395 आर्टिकल्स। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। लेकिन आज क्या हमें देखने को मिलता है 25 पार्ट्स, sorry 12 parts, not 20, just a second, yeah, there were 22 parts at the time of enactment of constitution, 8 schedules and 395 articles. okay, sorry about the mistake, 22 पार्ट थे, 8 स्केड्यूल्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट किया गया। ओके, लेकिन आज हमारे पास देयर आर 25 पार्ट्स, there are 12 schedules and there are 470 articles। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आपको, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस किस तरह से आया है? थ्रू अमेंडमेंट्स आया है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इसीलिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सपेंडेड फॉर्म में आज मिलती है। ओके, क्योंकि पहले जैसी तो नहीं है, ना पार्ट्स उतने हैं, ना स्केड्यूल्स उतने हैं, ना आर्टिकल्स उतने हैं। तो कैसे हो गया ये? थ्रू अमेंडमेंट। अब वो अमेंडमेंट कैसे होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, अमेंडमेंट जब हम चेंज लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज दो तरीक़ों से आ सकती है। या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम इंसर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया प्रोविज़न ऐड कर रहे हैं, या तो हम कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को रिमूव कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है? चेंज आ रही है एंड इसी चेंज को अमेंडमेंट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेंडमेंट से क्या हम कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं कोई नया प्रोविज़न या फिर एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को रिपील कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में चेंज आ रही है एंड चेंज इज़ अमेंडमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फीचर्स में, तो हम दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में। जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जो आसानी से अमेंड हो जाए, जिसका प्रोसीजर बहुत सिंपल एंड ईजी है। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एक स्पेशल प्रोसीजर है जो फॉलो करना है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगी। रिजिड से आपको समझ आ जाना चाहिए समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड, समथिंग जो आसानी से बदली नहीं जा सकती, एंड फ्लेक्सिबल आपको पता है कि जो आसानी से बदली जा सके। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हमें क्या चाहिए? हमें एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अमेंडमेंट के लिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की नीड है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक सिंपल प्रोसीजर से, यानी कि जिस तरह से ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं उसी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रोसीजर से हम इसको अमेंड कर सकते हैं।
तो दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। रिजिड की एग्जांपल है यूएसए एंड फ्लेक्सिबल की एग्जांपल है ब्रिटेन। ओके, फ्लेक्सिबल की एग्जांपल है ब्रिटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इंडिया का केस क्या है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो इट्स नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से रिजिड है ना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे क्या है, इट्स ए ब्लेंड ऑफ बोथ, यानी कि मिक्सचर है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो रिजिड हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, एंड कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो फ्लेक्सिबल हैं जिनके लिए एक सिंपल प्रोसीजर चाहिए, ओके, उनको अमेंड करने के लिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आगे जाके थोड़ा सा बढ़ते हैं हम एंड देखते हैं कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देर आर सर्टन मैटर्स दैट रिक्वायर ए सिंपल प्रोसीजर। एक सिंपल प्रोसीजर से अमेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं, एंड इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर जस्ट ए सेकेंड, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके वो अमेंड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको सिंपल प्रोसीजर चाहिए, एंड जो सिंपल मेजॉरिटी से क्या हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं। फिर से सुने आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, एंड इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड कहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। एंड कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें जो सिंपल मेजॉरिटी से ही क्या हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं। तो ये आ गया फ्लेक्सिबल का। ओके, सिंपली जो अमेंड हो गया वो फ्लेक्सिबल, जिसको अमेंड करने में थोड़ी मुश्किल हो दैट इज़ रिजिड। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 368 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 में यही डील करता है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर्स जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास हैं, एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट पावर्स इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। के प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट को इनिशिएट भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। फिर से आप याद रखें, आर्टिकल 368 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 20th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना हो तो ये पावर्स भी किसके पास हैं, पार्लियामेंट के पास हैं। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जहां प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट करता है। यानी कि इनिशिएट की जब बात आती है, हमने कहा कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सके। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज कि अगर स्टेट को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, क्रिएट करनी है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट में क्या होता है, जिस तरह से पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरह से स्टेट में भी 2 हाउसेज हो सकते हैं। एक तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ज़रूरी नहीं है हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेकिन अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उसको क्रिएट करने के लिए स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दो। अगर ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो स्टेट उसमें भी रेजोल्यूशन पास करेगा, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि इसको एबॉलिश कर दो। तो दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, स्टेट जो है वो इनिशिएट कर रहा है यहाँ पे अमेंडमेंट का प्रोसीजर। ओके, इसलिए ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी प्रोसेस हैं अमेंडमेंट के, प्रोसीजर्स हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। ओके, देयर आर ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप ये याद रखेंगे। ओके, एंड वो कौन से 6 स्टेट्स हैं आप कमेंट में बताएंगे ताकि आपको भी याद हो जाएगा। ओके, ट्रिक बता देता हूँ, कोड आप देख लें, TUMBAK, ये 6 स्टेट्स हैं, ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, टुम्बक याद रखेंगे आप इसको। ये 6 स्टेट्स हैं, आपको पता करना है कि कौन से 6 स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है।
आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर आल्टर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के पास पावर तो हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आल्टर नहीं होना चाहिए। एंड ये केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंड आपको पता है ये फंडामेंटल राइट्स में भी है कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी अल्टर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ तक क्लियर है, आई होप। आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, क्या स्टेप्स हैं जिस तरह से अमेंड कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि स्टेप 1 हमारे पास है, एक बिल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी किसी भी हाउस में, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होगी। कौन सी बिल? अमेंडमेंट बिल। एक बात। दूसरी बात, अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, किसको? अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों हाउसेज में से कोई हाउस भी अपने डिस्क्रिशन पे बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक बात। दूसरी बात हमारे पास है कि बिल जो है ये मिनिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, ये एमपी ही होते हैं, लेकिन ये मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में कितने लोग हैं? 245 पीपल। देयर आर राज्यसभा में कितने, सॉरी लोकसभा में कितने लोग हैं? राज्यसभा में हैं 245 एंड लोकसभा में हैं 545। एंड ये सारे लोग जो हैं मिनिस्टर्स तो नहीं हो सकते ना, लेकिन सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इसीलिए जो मिनिस्टर नहीं होता है वो प्राइवेट मेंबर कहलाता है एंड दोनों अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब बिल इंट्रोड्यूस होगी तो दोनों हाउसेस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि दोनों हाउसेस बिल को क्या करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कर देंगे। किस बिल को? अमेंडमेंट बिल को। अब स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात देखते हैं कि क्या है। इसका मीनिंग है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। पहली चीज़ कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? जिसमें मेजॉरिटी हो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लोकसभा की एग्जांपल, 545 पीपल। हमारे पास लोकसभा में 545 लोग हैं। देयर आर 545 पीपल इन लोकसभा एंड इसका 50% यानी कि मेजॉरिटी कितना हो गया? 273, क्योंकि 50% प्लस 1 होना चाहिए ना, तब वो मेजॉरिटी होगी, अदरवाइज 50-50 हो गया ना, क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो मेजॉरिटी क्या होगी? 51। 50 मेजॉरिटी नहीं हो सकती, तो इसी तरह से 545 की मेजॉरिटी है 273। तो ये है फिफ्थ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, पहला कंडीशन। यानी कि 273 मेंबर्स टोटल जो पार्लियामेंट में हैं उसमें से 273 मेंबर्स इस बिल को पास करने चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहली कंडीशन क्या थी कि 273 लोग होने चाहिए। टोटल जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें से 373 लोग जो हैं पास करने चाहिए बिल को, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि भाई 2/3 मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर हमारे पास 391 मेंबर्स थे प्रेजेंट जो वोट कर रहे थे, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग इंपॉर्टेंट है, एंड इन 391 में से 301 ने क्या किया? 301 ने क्या किया? बिल को पास किया। ओके, एंड 90 ने क्या किया? ओपोज किया। आप यहाँ पे याद रखेंगे, हमें 2/3 समझना है। तो 391 टोटल मेंबर उस टाइम पे प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे, उनमें से 301 ने क्या किया? फेवर में वोट किया, 90 ने रिजेक्ट किया, यानी कि वोट नहीं किया फेवर में। तो अब यहाँ पे 391 का हम 2/3 निकाल लेते हैं, सो दैट इज 261। तो यहाँ पे क्या है?
301 ने पास की है बिल एंड यहाँ पे 261 ही चाहिए थे, तो 261 से 301 ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी हमारी। एक तो 273 से भी 301 बड़ा है एंड 261 से भी 301 बड़ा है, तो इसलिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ये है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि एक तो मेंबर टोटल जो मेंबरशिप है उसका मेजॉरिटी होना चाहिए, दूसरा जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 होना चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये है स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेपरेटली दोनों हाउसेज क्या करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्या होता है कभी दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिल को लेके, तो एक प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन ये अमेंडमेंट के प्रोसीजर में नहीं है। बाकी किसी बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, लेकिन अमेंडमेंट के बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो इसमें इट मीन्स कि अगर दो हाउसेज में डिसएग्रीमेंट है तो जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ये प्रोविजन नहीं है अमेंडमेंट बिल में। ओके, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर बिल अमेंडमेंट प्रोसीजर अगर बिल फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रही है, फेडरल प्रोविजंस यानी जिसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे जीएसटी का बिल अमेंडमेंट आया तो ये जीएसटी पूरे इंडिया पे लागू हुआ, तो इट मीन्स इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हो गए। तो जब कोई ऐसा अमेंडमेंट हो रहा हो जिसमें स्टेट भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो तब हमें क्या चाहिए, तब हमें उन स्टेट का 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं, यानी कि हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, उनका हमें एसेंट चाहिए, यानी उस बिल को हाफ ऑफ द स्टेट भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करने चाहिए। टेक एन एग्जांपल, 28 स्टेट्स हैं, हमें जीएसटी बिल जो है अमेंडमेंट बिल पास करानी है, तो एटलीस्ट 14 स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से क्या करेंगे, इस जीएसटी बिल को पास करेंगे। जीएसटी बिल तो ऑलरेडी बहुत पहले आ गया है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। फेडरल प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट भी इफेक्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया कि दोनों हाउसेज ने बिल पास कर ली। उसके बाद जॉइंट सेटिंग की देख लिया हमने कि जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती। फेडरल प्रोविजंस क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। इसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास जाती है बिल असेंट के लिए। जब दोनों हाउसेज बिल को पास करेंगे तो देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स ही नहीं है कि वो बिल को रोक सके या फिर बिल को रिटर्न कर सके, तो इसको असेंट देनी ही देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट असेंट देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होती है। ओके, इस तरह से अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको बता दूं 3 तरह के मेजर अमेंडमेंट्स हैं, आप याद रखेंगे। एक अमेंडमेंट जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से। दूसरे अमेंडमेंट्स जो स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरे अमेंडमेंट्स जिनमें एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी कहा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो है सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट वो इसमें नहीं आते हैं। सॉरी, ये कभी कभी फ़ोन में टच लग जाता है तो डिफरेंट आ जाते हैं स्क्रीन पे चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन से अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है। ये दो जो हैं आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं, लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी वाला भी अमेंडमेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 में नहीं आते, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 1951 का, इसमें क्या किया गया, 9th शेड्यूल ऐड हुआ। कितने शेड्यूल्स हैं, 12। 9th शेड्यूल 1951 में ऐड हुआ, पहला अमेंडमेंट था ये। एंड इसमें लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट हमारे पास है 42 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ, 1976 में ये आया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। इससे प्रेम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। और भी बहुत सारे प्रोविजन से ऐड हुए हैं।
मैं आपको बताता चलूँगा इस पूरी सीरीज़ में। इसके बाद हमारे पास है 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, 1978 में आया एंड पहले तो इमरजेंसी प्रोविजंस में चेंज लाए गए। इससे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया। मैंने आपको बताया है राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31 के अंडर एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये एक लीगल राइट है, इसको चेंज किया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। अब ये एक ऑर्डिनरी राइट है, लीगल राइट है एंड अब ये 300A आर्टिकल में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और अमेंडमेंट हमारे पास है 61st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 21 साल से 18 साल एज कर दी गई वोटिंग एज। वोटिंग एज पहले 21 साल थी, ये 1989 में आया 61st अमेंडमेंट एक्ट। वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कर दिया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, इससे पंचायत का प्रोविजन ऐड हुआ, 11th शेड्यूल ऐड हुआ जिसमें पंचायत के लिए रिलेटेड आइटम्स हैं एंड इसमें पार्ट 9th भी ऐड हुआ जो कि पंचायत से डील करता है। ओके, एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में ही आया। इससे क्या हुआ, 12th शेड्यूल ऐड हुआ एंड पार्ट 9A भी ऐड हुआ। ये आप याद रखेंगे, ये म्यूनसिपैलिटीज से डील करता है। ये हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट को। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया एंड एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट 21A के अंडर लाया गया। आपको पता है राइट टू एजुकेशन अब फंडामेंटल राइट है। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 GST की जब मैं बात कर रहा था, फेडरल प्रोविजंस की जब मैंने बात की, तो ये अमेंडमेंट एक्ट से GST को लाया गया। इसी तरह से 103rd अमेंडमेंट एक्ट ये जो है 2019 में आया एंड इससे EWS वालों को 10% रिजर्वेशन मिली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी बाय हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। 3 तरह के अमेंडमेंट्स हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें किस प्रोसेस से अमेंड हो सकती हैं। देखिए सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या अमेंड हो सकता है। सबसे पहले आप देख लें, नए स्टेट्स को हम एडमिशन यानी कि नए स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन स्टेट में। नए स्टेट्स, नए पॉलिटिकल यूनिट्स को जो बाउंड्रीज वगैरह हैं, नेम्स हैं या फिर हम नए स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, एक स्टेट से 2 स्टेट में मर्ज कर सकते हैं या फिर स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से की जा सकती हैं। इसी तरह से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बना सकते हैं या क्रिएट एबॉलिश कर सकते हैं, ये भी सिंपल मेजॉरिटी में आता है। इसी तरह से सेकंड शेड्यूल जिसमें अलाउंसेस वगैरह दी गई हैं स्पीकर, जजेस, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स के रिगार्डिंग, उसमें भी अमेंडमेंट हम सिंपल मेजॉरिटी से ला सकते हैं। तो ये मैंने सारी लिस्ट रखी हुई है, आप देख लेना कि इसमें हम पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज है इसके रिगार्डिंग भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप पढ़ लेना इसको। इसी तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होती हैं। इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एंड वो बाकी चीज़ें हैं जो पहले एंड तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। हाफ ऑफ स्टेट्स की हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए होती है ना जब फेडरल प्रोविजंस अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस अमेंडमेंट से क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अमेंड कर सकते हैं इस प्रोसीजर से। ये जो थर्ड प्रोसीजर हमारे पास प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं इससे, ये जो प्रोसीजर है। एंड सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है वो भी हम इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। इसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 2016 में आया है। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वाले प्रोसीजर से अमेंड कर सकते हैं। उसमें से हमारे पास है जैसे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में है उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं इस प्रोसीजर से। एंड जो पार्लियामेंट के पावर्स हैं आर्टिकल 360 एंड के अंडर उसको भी यानी कि अमेंडमेंट के प्रोसीजर को भी अमेंड किया जा सकता है थ्रू दिस प्रोसीजर। किस प्रोसीजर से, ये जो है एक तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ स्टेट्स की कॉन्सेंट। ठीक है, तो ये असल में क्या है, जब हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो हम पार्लियामेंट में वोटिंग की बात कर रहे हैं। ये वोटिंग के सिस्टम्स हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी बिल्कुल ही सिंपल है, आप ये याद रखेंगे। सिंपल मेजॉरिटी है कि भाई जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी मेजॉरिटी, अगर 100 जो है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो 51 होगी इसकी सिंपल मेजॉरिटी। ओके, 100 की सिंपल मेजॉरिटी क्या हो गई, 51। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने वो बहुत अच्छे से आपको समझाया। एंड बाकी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर अमेंडमेंट प्रोसीजर। सारी चीज़ें बता चुका हूँ।
अगर आप लक्ष्मीकांत भी खोलेंगे तो कुछ नहीं वहाँ पे मिलेगा आपको, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग अमेंडमेंट एंड सारी लिस्ट भी मैंने आपको दे दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स एक उड़ान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।